क्वेश्चन नंबर 11, सैलरी है इनकम टैक्स। इसमें दिया हुआ है श्री रवि जैन, इंदौर, जहाँ की जनसंख्या वो कहता है कि 27 लाख है, 25 लाख से अधिक, कि एक निजी कॉलेज में प्राचार्य के पद पर कार्य करते हैं। तो प्राइवेट कॉलेज हो गए, प्राचार्य के पद पर कार्य करते हैं। 1 जनवरी 2014 से उनका वेतनमान 37,1500-67,000 था। तो ये पे स्केल दे रखा है, तो पे स्केल से अपने को सैलरी बनानी होती है। उसके बाद में निर्धारण वर्ष 2020-21 की कर योग्य वेतन की गणना कीजिए। कर योग्य वेतन की गणना कीजिए। निम्न सूचनाएं इस प्रकार से हैं। इसमें सबसे पहली इंफॉर्मेशन दे रखी है प्रमाणित भविष्य निधि में, अंडरलाइन कर ले, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रवि का अंशदान वेतन का 14% था, ठीक है, 14% था। तो 12% से ऊपर जितना भी होता है वो टैक्सेबल हो जाएगा। नियोक्ता ने भी कर्मचारी के अंशदान के बराबर प्रमाणित भविष्य निधि में अंशदान किया था। तो दोनों बराबर बराबर करते हैं। कर्मचारी का सैलरी में जुड़ा होता है इसलिए टैक्सेबल हो जाता है, लेकिन एम्प्लॉयर का जो होता है वो 12% से ऊपर जो हिस्सा है वो टैक्सेबल होता है। ये नियम है। महंगाई भत्ता सेकेंड, डीए 10,000 रुपये प्रति माह है, जो सेवा शर्तों के अनुसार है। ये बात अपने को इसमें देती है। 3 बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता 500 रुपये मासिक प्रति बच्चे से दिया जाता है। तो ये भी बहुत स्पष्ट क्लियर है, मासिक देता है और प्रति बच्चा देता है। नगर क्षतिपूरक भत्ता सीसीए, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, वो आपका है 1500 रुपये प्रति माह। उन्होंने एक नौकर, फराश, चौकीदार की नियुक्ति की, जिनका मासिक वेतन 250 रुपये प्रत्येक का नियोक्ता द्वारा भुगतान किया जाता है। तो उन्होंने नौकर रखा है, फराश रखा है और चौकीदार रखा है। ये सारे टैक्सेबल होता है ना, और सबके सब टैक्सेबल हो जाएंगे क्योंकि ये विशिष्ट कर्मचारी भी है। अगला छठा पॉइंट, दिसंबर 2019 में उनको 1 माह के उपार्जित अवकाश के बदले 54,500 रुपये प्राप्त हुए। तो ये आपके लीव एनकैशमेंट हो गया और ड्यूरिंग द सर्विस मिला है, तो सारे टैक्सेबल होता है। नियोक्ता द्वारा उनके 12,000 रुपये के चिकित्सा व्ययों का पुनर्भरण किया गया। उपचार निजी अस्पताल में किया गया था, टैक्सेबल है। उनके पेशे के कर की राशि 1,000 रुपये का भुगतान नियोक्ता ने किया। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर अगर हो तो पहले जोड़ा जाता है और बाद में घटाया जाता है। उन्हें कॉलेज द्वारा एक मकान की सुविधा दी गई जिसका उचित किराया फेयर रेंट कितना था, 9,000 रुपये प्रति माह। तो ये जब उचित किराया फेयर रेंट लिखा हुआ हो ना, इसका मतलब है कि मकान जो है वो नियोक्ता का खुद का है, पॉपुलेशन वाला नियम लागू होगा। ठीक है, ये बात क्या लिखा हुआ हो, उचित किराया, फेयर रेंट यदि लिखा हुआ हो तो ऐसा होगा। आगे उन्हें 80,000 रुपये की लागत, अपलिखित मूल्य 55,000 का फर्नीचर भी नियोक्ता द्वारा दिया गया था। तो फर्नीचर की लागत का 10% जोड़ दिया जाता है, तो अनफर्निश्ड हाउस से फर्निश्ड हाउस में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात भी हमने देखी। इस 55,000 का कुछ नहीं करना है, हमें तो कॉस्ट का 10% लेना होता है। ठीक है। उन्हें 2 लीटर सीसी की एक मोटर कार चालक सहित की सुविधा दी गई है, जिसका उपयोग वे कार्यालय व निजी कार्यों के लिए करते हैं। तो कार दी गई है, किस लिए करता है उसका उपयोग, वो दोनों उपयोग करता है। 1 फरवरी 2020 को नियोक्ता ने कार बेच दी तथा कार के समस्त व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किए जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत स्पष्ट ये बात भी वो कहना चाहता है कि 1 फरवरी को उसने कार बेच दी है, तो उसको फरवरी तक ही तो सुविधा, इसका मतलब 31 जनवरी तक उसको सुविधा मिली। अच्छा, और इसमें नियम कौन सा लागू होगा, 2400 रुपये। क्यों? क्योंकि 4 बातें मैच हो रही है। पहली पॉइंट बात हो गई कि जो
खर्चा है वो नियोक्ता देता है। कार दोनों तरह के यूज में आती है, ड्राइवर नहीं है, 3 बातें, और 1.6 लीटर से ज़्यादा है। अगर कम होता है तो 1800 और ज़्यादा होता है तो 24। बहुत अच्छा। अब अपने इसमें आगे क्या देता है, उनको वेतन अगले महीने की पहली तारीख को दे है, ये स्टार लगा लो इसके ऊपर। अगले महीने की पहली तारीख को दे ऐसा लिखा हो कभी भी किसी भी प्रश्न में, तो उसमें जो अपना प्रीवियस ईयर है, गत वर्ष, जो गत वर्ष जो है वो आपके क्या माना जाएगा, वो माना जाएगा 1 मार्च 2019 से 28 फरवरी 2020। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय मानते हैं ना, गवर्नमेंट वालों का हमने सीखा कि भाई गवर्नमेंट का 1 मार्च से शुरू होता है और प्राइवेट वालों का 1 अप्रैल से शुरू होता है ना। तो अगर ये लाइन लिखी हुई है नीचे कौन सी, कि अगले महीने की पहली तारीख को his salary is due on first day of the next month, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो अपने को उस कर्मचारी के लिए भी यही गत वर्ष मानना है। यानी आप अप्रैल से इस सवाल में काउंट नहीं करेंगे, आप इसमें 1 मार्च से काउंट करेंगे, 12 महीने जो 28 फरवरी को समाप्त होते हैं। क्लियर? याद रखने की बात है। अपने जो सैलरी होती है ना, उसमें 2 तरीके की होती है। कई लोगों की 31 तारीख को ड्यू होती है, पेड 1 तारीख को होती है। जैसे कि हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है, तनख्वाह कब आती है, 1 तारीख को, समझ रहे हो। तो इसलिए वो क्या होगा, अगले महीने की पहली तारीख हो गई ना, देखो लिखा है his salary is due on first day of the next month, यानी 1 जनवरी से 31 जनवरी तक नौकरी करी तो 1 फरवरी को तनख्वाह जमा होगी, 31 को नहीं होगी। जबकि प्राइवेट सेक्टर जिसको हम बोलते हैं उसमें 31 तारीख से पहले तनख्वाह या 31 तारीख को जमा हो जाती है, ये नियम है। तो उनको उसी महीने में मिल गई और हमें कब मिली, अगले महीने में। इसलिए हमारे इस तरीके से चलता है कि भाई हम मार्च लेते हैं, क्योंकि मार्च की तनख्वाह मिली कब है, अप्रैल में मिली, तो 1 महीना वो उस कारण से ऊपर चढ़ा दिया जाता है। बहुत लॉजिकल है, ठीक है। आगे बढ़ता है। अब अपने ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी मार्क कर ले, 2020 कोटा यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, इसका आंसर ये आएगा, साथ में ये भी इसमें अपना मेंशन है। ये अपना क्वेश्चन हो गया। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ जाता है। लिखिए, टेबल बनानी है। सबसे पहला काम हमारा ये है कि एक टेबल सवाल के लिए बना के छोड़नी है जिसमें 10-15 पॉइंट आ जाए, है ना। फिर उसके बाद में वर्किंग नोट बना लेंगे। ये हो गया पहला पार्ट, टेबल बन गई। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर डैश डैश डैश, इसका नाम है फॉर AY असेसमेंट ईयर 2020-21। ये हेडिंग लिखनी होती है। अब आप देखो, सबसे पहला काम हमारा इसमें बेसिक सैलरी कैलकुलेट करना है, और बेसिक सैलरी कैलकुलेट करने के लिए अपने को पे स्केल बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पे स्केल दे रखा है। तो नंबर 1 यहाँ पे लिखे, बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी के ब्रैकेट में आप लिख दो वर्किंग नोट, यानी हमें वर्किंग नोट 1 से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। तो जल्दी से वर्किंग नोट 1 बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखें वर्किंग नोट 1। वर्किंग नोट 1 में आपको क्या करना है, इसमें दिया हुआ है कि इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो कौन सी तारीख से शुरू हुआ पे स्केल। 1 जनवरी है क्या, देखो कौन सा ईयर है, तो सबसे पहले डेट ऑफ ज्वाइनिंग बोलते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग।
वो आपके है 1 जनवरी 2014। ठीक है, और उसके बाद में लिखते हैं पे स्केल, तो वो कितना है 37,000-1500-67,000, यानी स्टार्ट सैलरी 37,000 से करनी है और उसके बाद में 1500 हर साल बढ़ाना है और आगे तक बढ़ता रहेगा जब तक कि वो 67,000 ना हो जाए। उसके बाद में आता है प्रीवियस ईयर PY, तो इसका प्रीवियस ईयर है 1 मार्च से 2019 से 28 फरवरी। अब 28 से 29 हमारे लिए एक जैसे हैं क्योंकि महीना तो पूरा ही लेना है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 28 फरवरी 2020 ये प्रीवियस ईयर होता है। कोई दिक्कत इसमें? हाँ बेटा मेरे से पूछो, या तो क्वेश्चन पूछो और या बात मत करो। तो ये 3 चीजें हमें क्वेश्चन में से ही लेनी है। अब हम इसमें पे स्केल कौन सी डेट से बनाएंगे, तो मैंने आपको सिखाया डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो पे स्केल बनाने के काम आती है, टेबल बनाने के। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 1 जनवरी 2014 से 31 दिसंबर 2014 और पहली सैलरी इसकी होगी 37,000। ये जो टेबल हम लिखते हैं वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग से ही होती है। फिर इसके बाद में वापस अगला साल आया 2015, समाप्त भी 2015 को होगा और इसकी हो जाएगी सैलरी 1500 बढ़ा देंगे तो 38,500, 38,500। उसके बाद में थर्ड जो इसका पार्ट है 2016, तो 2016 में आपके ये हो जाएगा, वेरी गुड, 40,000। उसके बाद में नेक्स्ट 2017, तो 17 में आपके हो जाएगा 41,500। फिर 2018 में 43,000, 2019 में 44,500 और 2020 में ये आपके हो जाएगा 46,000। हो गया? ये जो हमने बनाया वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग से बनता है, ये स्पष्ट याद रखना है। अब हमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग को भूल जाना है, अब हमारे लिए उसका कोई उपयोग नहीं है। अब हमारे लिए जो डेट है ना वो ये है 1 मार्च 2019। इसमें कहाँ आता है, तो सबसे पहले तो 19 ढूंढो भाई, 19 है तो 19 में आएगा ना, तो 19 इस स्लैब में आ रहा है। अब इसमें 1 मार्च 19 इसी में आएगा और एंड कहाँ हो रहा है, दिसंबर में। तो मार्च से दिसंबर तक कितने महीने हुए गिनो? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 10 महीने। अब जब आप 9 बोलते हो तो ये समझ लो सवाल हो गया गलत, 0 नंबर आएंगे। क्लियर? मोथा ही नहीं चलेगी। किसने बोला था 9? जिसने भी बोला। 1 महीना गलत होते, बेसिक सैलरी गलत, और बेसिक सैलरी से तो पूरा सवाल टिका है। जहां जहां पे बेसिक सैलरी यूज करोगे वहां पे सारा सवाल गलत है। आंसर तो मैच होना ही नहीं है, ये तो कंफर्म ही होगा, 0 नंबर आ जाएंगे। लापरवाही कहीं नहीं होनी चाहिए। काउंटिंग मैंने कहा बहुत स्पष्ट, मैंने कहा मार्च से काउंट करो, तो मार्च का मतलब 1 मार्च ही होता है, लिखा हुआ है उसमें। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 10 महीने। क्लियर? अगर 10 महीने ऊपर आ गए तो 2 महीने नीचे आ जाएंगे। कौन से? जनवरी और फरवरी। ये रहा, देखो लिखा हुआ है 20, है ना। फरवरी 20 तक जाना है तो 2 महीने और हो गए। 12 महीनों की तनख्वाह होती है,
तो ये अपने को कैलकुलेशन में लेना है, कितना आता है बताना है। हाँ नहीं, पूरा नहीं बताना है। 44,500 में एक जीरो और बढ़ जाएगा, ये तो हो जाएगी 4,45,000। और यहाँ पे आपके 46,000 इंटू 2 92,000। ओके, अब इसकी टोटल अपने को लेनी है कि इसकी टोटल कितनी होगी, तो वो आपकी बेसिक सैलरी आएगी 5,37,000। ये आपके बेसिक सैलरी आई। सबसे पहली कैलकुलेशन बेसिक सैलरी इस तरीके से की जाएगी। क्लियर कह रहे बच्चों? इस लेवल पर कोई गलती होती है तो इसमें आपको पूरे क्वेश्चन में 0 नंबर हो जाएगा, और अगर ये सही है तो आधा अधूरा मिलने की संभावना हो जाएगी। सबसे पहले तो इसी के 3-4 नंबर दे देंगे कि बेसिक सैलरी सही की है। कुछ पे स्केल है तो पूरा वर्किंग नोट बनाना, आप देखो। नेक्स्ट, अब ये बेसिक सैलरी हम यहाँ पे लिखते हैं, कितना है 5,37,000 हो गया। रेफरेंस में हमने वर्किंग नोट 1 लिखा हुआ है, यानी ये अमाउंट हम कहाँ से लाए हैं, वर्किंग नोट 1 देख लो इसके लिए। नंबर 2, इसमें आपके दे रखा है नेक्स्ट पॉइंट, डियरनेस अलाउंस, DA तो लिखिए। तो वो आपके कहते हैं 10,000 रुपये पर मंथ है, 10,000 इंटू 12 तो 1,20,000। ये आपके डियरनेस अलाउंस हो गया। डियरनेस अलाउंस हो गया। इसमें तो लिखा हुआ ही है इस प्रश्न में कि ये DA सेवा शर्तों में तो स्टार ही है, लिखने की जरूरत नहीं। उसके बाद में अगला पॉइंट देखो क्या है, एजुकेशन। तो एजुकेशन नंबर 3, एजुकेशन अलाउंस। तो उसमें आपके रिसीव्ड इसको हुआ, कितने बच्चे हैं 500 रुपये 12 महीने के लिए, और बच्चे हैं 3, तो टोटल पैसा इसे 18,000 रुपये मिला। लेस एग्जम्प्टेड, तो एग्जम्प्टेड होगा 100 रुपये 12 महीनों के लिए और केवल 2 बच्चों के लिए। 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम फॉर 2 चाइल्ड। तो ये हुआ 2,400। तो टैक्सेबल आएगा 15,600। ये पॉइंट तो अब आपको अच्छे तरीके से आने लगा, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। और वही होता है, धीरे धीरे जब कोई चीज़ करते हैं तो वो अपने आप क्लियर होती जाती है, अच्छा ये तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। नेक्स्ट 4th पॉइंट, अगला पॉइंट आते हैं CCA, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, CCA। और CCA वो कहता है, कितना कहता है बच्चों 1,500 रुपये पर मंथ। तो 1,500 इंटू 12 तो ये आपके हो जाएगा 18,000। अच्छा गुड, हटा देते हैं। ये हो गया 18,000 रुपये ना। CCA के बाद में नेक्स्ट क्या कहता है, सर्वेंट। तो सर्वेंट सारे टैक्सेबल हैं, तो सर्वेंट लिखो। 5th पॉइंट, सर्वेंट, वॉचमैन और स्वीपर 3 हैं। हाँ, सर्वेंट, वॉचमैन और स्वीपर 250 रुपये
12 महीने के लिए और 3 लोग हैं, सारे टैक्सेबल हैं, तो ये अमाउंट आ जाएगी 9,000। कोई दिक्कत कर रहे बच्चों? नेक्स्ट छठा, नेक्स्ट पॉइंट वो कहता है कि उसको अर्नड लीव सैलरी मिली है, तो लिखें अर्नड लीव सैलरी। तो अर्नड लीव सैलरी का नियम ये है कि यदि अर्नड लीव सैलरी ड्यूरिंग द सर्विस हो तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए टैक्सेबल होता है। तो ये ड्यूरिंग द सर्विस ही है, रिटायरमेंट तो नहीं है इस सवाल में, तो टैक्सेबल हो जाएगा सीधा सा। कितना? 54,500। कोई दिक्कत कर रहे बच्चों? समझ में आता है बराबर? उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल। तो ये कल हमने सीखा था कि रिम्बर्समेंट हमेशा ही टैक्सेबल होता है। तो 7 पॉइंट, रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल। रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल, तो वो 12,000 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा। चिकित्सा बिलों का पुनर्भरण, रिम्बर्समेंट। नेक्स्ट क्या है? प्रोफेशन टैक्स, 8वां पॉइंट। तो प्रोफेशन टैक्स में मैंने बताया कि यदि एम्प्लॉयर पे करे तो पहले तो टैक्सेबल कर दो, लास्ट में घटाना भी है। लिखो प्रोफेशन टैक्स। प्रोफेशन टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर। तो पेड बाय एम्प्लॉयर है कितना? 1,000 रुपये। इसे लास्ट में घटाना भी है, ये याद रखना। नेक्स्ट, हाउस फैसिलिटी है, तो हाउस फैसिलिटी लास्ट में कर लेंगे। और क्या है? कार है, कार फैसिलिटी तो गुणा करके बताओ कितना होता है? कितना रुपए तय किया कार का? अच्छा, इसको ड्राइवर है या नहीं है ये भी चेक करना है। गुड। तो 2400 प्लस 900 इंटू 12 करो। पॉइंट नंबर 9, कार फैसिलिटी, और इसमें आपके लिखेंगे 2,400। ये तो टैक्सेबल पार्ट आएगा, प्लस 900 ड्राइवर की फैसिलिटी भी है, इसमें प्रश्न में लिखा हुआ है has also been provided driver। तो 900 रुपये पर मंथ हो गया, इनटू अपने को 12 करना है क्योंकि पर मंथ से लेना है, तो कितना हो जाएगा? तो 11 कर दो। गुड। तो 11 करोगे तो कितना आएगा? वेरी गुड, 36,300। ये अपने को याद रखना है। 12 महीने पूरे इसलिए नहीं लिए क्योंकि 1 फरवरी को बेच दी तो 1 महीना कम हो गया, 1 महीना कम हो गया तो 11 से गुणा कर दो, इतनी सी तो बात है। नेक्स्ट, अगला क्या है? वो तो हमने कर लिया ना, 1 मार्च से 28 फरवरी। अब 2 पॉइंट आपके बच गए, एक तो पीएफ वाला जो पहले नंबर पे था, और एक हाउस फैसिलिटी। तो पहले पीएफ का कर देते हैं। तो लिखो एक्सेस कंट्रीब्यूशन, excess contribution in RPF recognized provident fund over 12%। तो एक्सेस कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ यानी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में 12% से जो ऊपर है वो टैक्सेबल होगा। इस प्रश्न में
अपने सीधे ही 2% टैक्सेबल कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में लिखा है 14% ट्रांसफर करता है, नियम कहता है 12% से जो ऊपर है वो टैक्सेबल होगा, तो 12% से ऊपर कितना है 2%। और इस प्रश्न में ये नहीं लिखा कि वो किसका 14% है, तो इसलिए इजी हो गया ये पार्ट, है ना। तो यहाँ पे आप सीधा ही लिखेंगे 2% ऑफ, अब यहाँ पे बेसिक सैलरी और डीए दो चीजें लेनी है, तो 5 लाख कितना है बेसिक सैलरी 37,000, ये तो हो गया बेसिक सैलरी, प्लस डीए हो जाएगा 1,20,000 इन दोनों का, तो ये होता है आपके 13,140, क्योंकि हमें कितना लेना है 2%। आप देखो मैंने लैंग्वेज भी बहुत स्पष्ट लिखी है, क्या लिखा है पढ़ के बताओ। एक्सेस कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ ओवर 12%, 12% से ऊपर जो अधिक है वो टैक्सेबल है, तो 12% से ऊपर 2% ही है, तो 2% ऑफ 5,37,000 प्लस 1,20,000, तो पहले जोड़ लो और उसका 2% निकाल लो, आंसर आ जाएगा। हो गए सारे पॉइंट। अब बचा लास्ट हाउस फैसिलिटी। हाउस फैसिलिटी को सबसे लास्ट में ही ले लेना चाहिए, तो 11 नंबर पॉइंट हाउस फैसिलिटी। हाउस फैसिलिटी में पॉपुलेशन बेस होगा, तो पॉपुलेशन कितनी कहता है वो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए वर्किंग नोट लिख दो, वर्किंग नोट 2, ताकि हम आराम से वर्किंग नोट में इस चीज को सॉल्व करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 2 हाउस फैसिलिटी। तो हाउस फैसिलिटी में सबसे पहले पॉपुलेशन 25 लाख से अधिक है, तो नंबर 1 पॉइंट हो गया 15% ऑफ सैलरी। तो 15% ऑफ सैलरी लेना है, और जो उसमें आएगा उसमें ऐड करना है 10% ऑफ फर्नीचर। वो 80,000 का है क्या, कितने का है फर्नीचर, कॉस्ट देखिए। इसमें एक बात याद रख लो, लापरवाही नहीं करनी है, हमेशा कॉस्ट देखी जाती है, ये बात हमने सीखी है यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स में भी, है ना। तो कॉस्ट का ही लेना है, लेकिन रूल में लिखा है स्पष्ट। ये हो गए दोनों पॉइंट लेने हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखो सैलरी इक्वल टू, ये इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए इसको सबसे लास्ट में लेते हैं। तो सैलरी में इसमें बेसिक सैलरी प्लस डीए स्टार प्लस कमीशन ऑन सेल्स प्लस टैक्सेबल अलाउंसेस प्लस अदर कैश रिसिप्ट, ये अपना इसमें पॉइंट है। तो बेसिक सैलरी हो गया इसमें कितना 5,37,000, डीए 1,20,000, कमीशन है नहीं। उसके बाद में आपके एजुकेशन अलाउंस टैक्सेबल कितना है, अलाउंस है ना, आप लिखा है देखो, टैक्सेबल अलाउंस भी लेने हैं, तो 15,600। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, ये भी अलाउंस है, तो ये भी आ जाएगा 18,000। और उसके बाद में अदर कैश रिसीव्ड में आपके देखो, इसमें ये जो लीव वाला है ना, लीव सैलरी रिसीव्ड, तो 54,500 टोटल लगा लो, टोटल लगा लो, टोटल लगा लो, कितना आता है 7,45,100। ये सैलरी का मतलब है। अब आपने पूछा कि ये नहीं आएगा, तो मैंने कहा टोटल लगा लो, इसका मतलब अन्य कुछ नहीं आएगा अब, ठीक। प्रोफेशन टैक्स नहीं आएगा क्योंकि वो फैसिलिटी है, इसमें कहीं पे शब्द नहीं लिखा हुआ है फैसिलिटी, ठीक है ना। तो फैसिलिटीज इसमें नहीं आता है, केवल अलाउंसेज आएगा। और बोलो कोई चीज डाउट हो तो, सर ये भी आ सकता है क्या, चलो।
तो 7,45,000 जो है 7,45,100 इसका 15% निकालना है। तो ये आपके 1,11,000 765 और इसमें अपने को 10% जोड़ना है फर्नीचर की कॉस्ट का, तो वो आपके 8,000 आ जाएगा। तो टैक्सेबल हाउस फैसिलिटी इस बॉक्स में आ जाएगी यहाँ पे 1,19,765। कोई दिक्कत कर रहे बच्चों? समझ में आता है? एनी क्वेश्चन? फैसिलिटी नहीं आएंगे इसमें, पैसा कैश में जो रिसीव होता है, वो जो टैक्स प्रोफेशन टैक्स है ना, वो फैसिलिटी में आता है। और कोई पॉइंट है जो तुम्हें लगता है कि सर ये भी क्यों नहीं है? तो उसका नेचर क्या होगा कि वो या तो कैश में नहीं मिला या वो फैसिलिटी है, ये दो चीजें नहीं आती। तो जैसे प्रोफेशन से कैसे मिले तो अदर आएगा, ये पैसा नहीं मिला है कैश में, ये टैक्स गवर्नमेंट में जमा होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा करो, कोई दिक्कत नहीं है, पूछोगे तभी तो क्लियर होगा। आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए। हाउस फैसिलिटी करत करत अभ्यास में चलेगा, जितने सवाल आप करते जाओगे आपको क्लियर होता जाएगा, अच्छा हाउस फैसिलिटी में ये लेना है और ये नहीं लेना है। क्लियर? ये जो आपके आया इसको मेन सवाल में ले जाएंगे। 1,19,765 ये हमारा हाउस फैसिलिटी जो है वो आएगा 1,19,765। अब सारे पॉइंट आ गए होंगे मेरे हिसाब से, कोई बाकी नहीं रहा है। तो यहाँ पे पहली लाइन लगाएंगे और टोटल अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे कितना आता है। टोटल लगाएंगे $9,36,305। ठीक है, इसे आप लिखे ग्रॉस, आवाज नहीं बेटा, ग्रॉस सेलिंग। एक चीज याद रखो, कैलकुलेशन अगर जिसके भी ये नहीं आई थी फर्स्ट टाइम में, वो बच्चे ये ध्यान रखें कि आप लापरवाही वाली स्टेज पे चल रहे हो, क्योंकि अगर ये टोटल वन टाइम में नहीं आती इसका मतलब गलत है सवाल। क्लियर? तो संख्या कैलकुलेट करते समय डबल चेक कर लो, पर गलत नहीं लिखना है। नेक्स्ट, लेस। नंबर 1 स्टैंडर्ड डिडक्शन SD अंडर सेक्शन 16 IA 50,000। ये छूट जब भी आपको टैक्सेबल पूछेगा तब घटानी है, ग्रॉस पूछेगा तो नहीं घटानी है। और ये छूट सबको दी जाती है 50,000। और ये दूसरी आपकी जो प्रोफेशन टैक्स जमा कराया, प्रोफेशन टैक्स, तो ये अंडर सेक्शन होता है 16(3). 3 डिडक्शन सिखाए थे लास्ट वाले दिन जिस दिन हमने रूल पढ़े थे, तो ये तीसरा उसमें आता है। तो वो 1,000 जो ऊपर जोड़ा था वो यहाँ घटाना भी है। तो घटाने पर अब जो आएगा वो आपका आंसर होगा 8,85,305। ये हो गया टैक्सेबल सैलरी। कोई दिक्कत कर रहे हो? ये देखो हो गया ना, यहाँ तक लिख लिया सभी ने। यहाँ पे ये रहा 8,85,300। ये पूरा मैच होता है ना आंसर, जब ये सर पूरा आ गया तो अपने को 20 नंबर पूरे मिल जाते हैं, 20 मार्क्स। ये इतना सही परफेक्ट जाना चाहिए एक जगह पे, वो जिसमें बेसिक सैलरी सबसे खतरनाक है, वहाँ पे कोई गलती कर गया तो हो जाएगी। अब आपको एक चीज़ और साथ में सिखाता हूँ। वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2 हमने बनाए क्योंकि आवश्यकता इसी की थी। इसके बाद में आप वर्किंग नोट 3, वर्किंग नोट 4, वर्किंग नोट 5 ये और लिखेंगे।
उसमें जहाँ जहाँ पे आपने कोई एग्जम्प्टेड किया है तो उसका रूल क्या है, और किसी को टैक्सेबल किया है तो उसका रूल क्या है, समझ में आता है? तो वो रूल, ये सवाल पूरा हो जाए उसके बाद में लिखना है। 3-4 वर्किंग नोट और होने चाहिए। ये चीज़ आप सीखोगे जब आप एग्जाम्पल करोगे ना, तो एग्जाम्पल में पीछे वर्किंग नोट बहुत लिखे हुए हैं। यानी इनकम टैक्स का सवाल तब सही माना जाता है जब वर्किंग नोट होता है पूरे। भाई आपने किसी को टैक्सेबल किया तो किसी न किसी नियम से किया, तो वो नियम लिख दो, वो वर्किंग नोट है। किसी को टैक्स फ्री किया तो वो किसी नियम से किया, तो उसको भी वर्किंग नोट में लिखो। यानी वर्किंग नोट की संख्या कम से कम 4, 5, 6 होनी चाहिए। मिनिमम तो 2 हैं इसमें, 2 तो लेने ही है। उसके अलावा जो 4-5 और लिखने हैं वो नियम के लिख दो, जो नियम से आप इस पर फॉलो अप करते जा रहे हो वो लिखने होते हैं। ये एक आदत का हिस्सा है, तो पूरे 20 नंबर मिल जाते हैं। अब मान लो कोई बच्चा ये वर्किंग नोट नहीं लिखे और केवल सवाल करके आ जाए, तो ये मान के चलो वो 20 में से 5 नंबर कम से कम काट देगा। वर्किंग नोट लिखना जरूरी है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि आपने किस नियम से किया। आपको नियम भी पता है या खाली संख्याएं उतारी है? तो अपने को नियम तो पता है, बिना नियम के तो पहले नहीं चलता है इस इनकम टैक्स में कहीं पे भी। अगर कोई लाइन भी लिखी है तो वो नियम से लिखी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। जरूरी वाले वर्किंग नोट पहले करेंगे, जब सवाल कंप्लीट हो जाए क्या हाँ अब टाइम है तो 2, 3, 4 और लिख दो, तो दोनों ही बातें रह जाती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसका अगला ही क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। श्रीमती रेणु 1 अप्रैल, यही है सभी के। श्रीमती रेणु अंबुजा, श्रीमती रेणु क्वेश्चन नंबर 12। 1 अप्रैल 1994 से अंबुजा कंपनी कोलकाता में कर्मचारी है। तो ये महानगर में रहती है, ये बात स्पष्ट हो गई है। और 1 अप्रैल 1994 से है। जनवरी 2016 में वे 5,000-100 और 6,000 के वेतनमान पर कार्य कर रही है। उनको मूल वेतन का 20% महंगाई भत्ता जो सेवानिवृत्ति लाभों में शामिल है मिलता है। यानी पहले बेसिक सैलरी होगी, फिर डीए स्टार हो गया, 500 रुपये प्रति माह मनोरंजन भत्ता मिलता है यानी एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है, और 400 रुपये प्रति माह यात्रा भत्ता भी प्राप्त होता है। ओके, उनको 3 बच्चों के लिए 300 रुपये प्रति माह संयुक्त शिक्षा भत्ता भी मिलता है, यानी तीनों बच्चों को मिला के 300 मिलता है। 300 रुपये प्रति माह संयुक्त छात्रावास भत्ता भी शिक्षा और आवास के व्यय हेतु प्राप्त होता है, यानी हॉस्टल अलाउंस भी मिलता है। तो यहाँ तक की बातें तो सारी समझ में आती है। आप देखिए इसमें अलाउंसेज ही अलाउंसेज दे रखे हैं सारे। अगला पार्ट, उनको कंपनी द्वारा एक सुसज्जित मकान की सुविधा दी गई, फर्निश्ड हाउस दिया गया। सुसज्जित मकान है क्या? अच्छा, असुसज्जित मकान अनफर्निश्ड हाउस दिया गया, जिसका उचित किराया जब भी आता है तो अपने को क्या करना होता है? मकान नियोक्ता का है, पॉपुलेशन वाला नहीं। ये जो 20,000 लिखा है इसका कोई उपयोग नहीं होता है कहीं पे भी। जब भी फेयर रेंट लिखा हो उस 20,000 का कोई उपयोग नहीं होता है। पिछले सवाल में भी नहीं किया था और यहाँ पे भी नहीं करा। कंपनी ने उनके स्वयं के चिकित्सा व्यय 17,350 का पुनर्भरण किया। चिकित्सा एक निजी डॉक्टर से प्राप्त की गई थी, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं, रिम्बर्समेंट है। उनके पास स्वयं की एक कार है। कार इस बार किसकी है, नियम चेंज हो गया, उसकी खुद की कार है जिसका उपयोग कार्यालय और निजी उपयोग में करती हैं, यानी उनके जो ऑफिस में भी वही कार यूज करती है और वो पर्सनल में भी करती है। कार के रखने और रख रखाव, चालक के वेतन सहित समस्त खर्च 80,000 रुपये नियोक्ता वर्ष में वहन किए थे। जो सारा खर्चा देता कौन है, एम्प्लॉयर देता है। कार की क्षमता 2 लीटर सीसी है। इस कार को क्रय करने के लिए उनके नियोक्ता ने 5 लाख रुपए का ऋण 3% वार्षिक ब्याज दर पर 1/6/2019 को लिया था। तो ये जो 5 लाख का लोन है वो किसने दिया है, नियोक्ता से उसने ऋण लिया था। यानी रेणु ने जब अपनी कार खरीदी थी तो लोन उसी से ले लिया था, अपने मालिक से। ये भी बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। इस ऋण में से 1 लाख का भुगतान 15/12/2019 को नियोक्ता को एक मुश्त कर दिया गया। यानी 15/12 को, यानी लिया तो 6ठे महीने में था, 12वें महीने में उसी साल में उसने 1 लाख रुपए चुका दिया है। तो अब लोन कितना बचा है, 4 लाख। तो यहाँ पे कार अलग कैलकुलेट हो जाएगी और लोन फैसिलिटी जो है वो अलग हो जाएगी। भारतीय स्टेट बैंक की ब्याज दर 9.80 वार्षिक है, यानी इंटरेस्ट रेट 9.80 है और उसको उसने कितने में लिया है, 3% में। तो बचत हो गई ना, तो जितनी बचत होती है वो टैक्सेबल होता है। यहाँ तक प्रश्न समझ में आ रहा है बराबर, सारे के सारे नियम। आगे, वे और उनका नियोक्ता वेतन का 12.5% प्रत्येक का प्रमाणित भविष्य निधि में अंशदान करते हैं। वही सेम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है। 12.5 है तो अधिक कितना होगा, 0.5%, वो टैक्सेबल हो जाएगा। गत वर्ष में प्रमाणित भविष्य निधि में 60,000 रुपए की राशि के शेष पर 9,000 रुपए का ब्याज जमा किया गया। इस बार इंटरेस्ट भी है और इंटरेस्ट कितना है, 9,000 का है। उनके गत वर्ष में नियोक्ता के कार्य हेतु सड़क परिवहन से यात्रा करने पर 5,000 रुपए खर्च किए थे। तो ये इसमें ये कहता है कि उसने गत वर्ष में नियोक्ता के कार्य हेतु सड़क परिवहन यानी रोड ट्रांसपोर्टेशन से यात्रा करने पर 5,000 रुपए राशि खर्च की थी। ये जो ऊपर कार चलाती है ना, उसके बारे में वो कहता है कि इसने खर्च किया था, तो उससे अपने को कोई उपयोग नहीं करना है। हाँ सही है। तो नियोक्ता के कार्यों के लिए उसने खर्च किया था, लेकिन इसके रिगार्डिंग ये नहीं लिखा ना कि किस चीज का है, उसने क्या खर्च किया था। तो खर्च तो इनकम नहीं होती ना, इसलिए इसका कुछ नहीं। 1 दिसंबर 2019 को उनका स्थानांतरण अलवर कर दिया गया। अब कलकत्ता तो हो गया पश्चिम बंगाल में, है ना, और वहां से इसका ट्रांसफर हो गया राजस्थान अलवर में। कब हुआ, 1 दिसंबर 2019 को, जिसकी आबादी 2 लाख है। ठीक, कंपनी ने उनको अलवर में भी एक असुसज्जित मकान की सुविधा दी, जिसका उचित किराया 2,000 रुपये वार्षिक है। यानी मकान कलकत्ता में भी था, किराया उसको सुविधा मिली हुई थी। अब वो जब अलवर आ गया तो वहां पे भी उसको मकान की सुविधा 1 दिसंबर से मिलने शुरू हो गई। उसने 31 मार्च 2020 तक कोलकाता में प्राप्त मकान की सुविधा खाली नहीं की थी। तो ये वो पॉइंट आ गया जो हमने पढ़ा था कि जब एक कर्मचारी के पास एक से अधिक मकान हो जाए, यानी 2 मकान हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जब 2 मकान हो जाए तो 90 दिन के लिए यानी 3 महीने तक तो केवल एक मकान जो कम रेट का है वो टैक्सेबल होगा, और जैसे ही 3 महीने बीत जाते हैं उसके बाद में दोनों मकान टैक्सेबल हो जाएंगे। वह स्वयं की कार का उपयोग अलवर में भी करती है। तो ये अलवर में भी करती है, इसका मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि कार फैसिलिटी पूरे साल भर की लेनी है। समझा ली ये बात, ट्रांसफर हुआ था। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए कर योग्य वेतन की राशि ज्ञात कीजिए। अपने को टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करना है। एक बार क्वेश्चन रीड कर लो जल्दी से, फास्ट।
is an employee of the Ambuja Company, Kolkata since 1st April 1994. She has been fixed in the pay scale 5,000-100-6,000. Since January 2016, she gets 20% of basic pay as dearness allowance, which is considered as pay for the retirement benefit, 500 per month as entertainment allowance and 400 per month as a traveling allowance. She also receives education allowance of 300 jointly and hostel allowance 300 jointly to meet the cost of education and hostel charge of their 3 children, 3 बच्चों के लिए. She has been provided by the company with the rent-free, unfurnished accommodation, the fair rent of which is 20,000 per annum. Fair rent पे underline कर लेना. The company has provided her the amenity of reimbursement of his own medical expenses, and the company paid her in this connection 17,350. The expenses were incurred on the treatment by a private doctor. She owns a car. वह एक कार रखती हैं which she uses both for office and private work. All the expenses of running and maintenance, including driver's salary of car, are paid by the company, which during the previous year amounted to 80,000. The car is of 2 liters cc. She took a loan of 5 lakh from the employer at 3% per annum interest rate on 1/6/19, यानी छठे महीने में लिया था 2019 में. To purchase the car, she repaid, उसने वापस पेमेंट कर दिया 1 लाख लमसम ऑन 15/12/2019, यानी दिसंबर 15 को उसने जमा करा दिए टू एम्प्लॉयर. SBI lending rate is 9.80% per annum. तो उसने जितना, जैसे 9.8 है ना, उसमें से 3 उसने दे दिया तो पीछे बचेगा 6.8, तो 6.8 टैक्सेबल हो जाएगा. आगे वो लिखता है she and her employer each contributes 12.5% to the recognized provident fund. 9,000 interest was credited on the balance of 60,000 of RPF. She paid 5,000 for the travel in respect of employer's work as bus fare to the Roadways Corporation. During the previous year, the company transferred her to Alwar on December 2019, where the population is 2 lakh. The company has provided her rent-free, unfurnished accommodation at Alwar also. The fair rental value of this house is 2,000 per annum. She did not vacate that house till that date. तो ये सवाल अपने को सॉल्व करना है. आपने 2 बार क्वेश्चन पढ़ लिया ना, इम्पोर्टेंट मार्क कर लो इसको. आंसर क्वेश्चन नंबर 12 और इम्पोर्टेंट है ना. ये टेबल बनाने सबसे पहले आप सवाल करना भी सीख रहे हैं साथ में, किस तरह से सवाल को सॉल्व करना है, स्टार्टअप लेना है उसका, है ना. क्वेश्चन की ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपको ये पता हो कि क्वेश्चन स्टार्ट कैसे होगा, किस सीक्वेंस में सवाल चलेगा, ये सीखना इम्पोर्टेंट है. नियम कहीं पे अटकते हो तो रूल्स को खोलो कॉपी में और रूल्स को देख लो, तो वहाँ पे हो जाता है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी. नंबर 1 बेसिक सैलरी, और उसके लिए वर्किंग नोट 1. सबसे पहले बेसिक सैलरी का वर्किंग नोट बनेगा, तो वर्किंग नोट में आ जाओ. वर्किंग नोट 1 बेसिक सैलरी. ओके, तो बेसिक सैलरी इसकी ये कब नौकरी लगा है, लगी है श्रीमती रेणु है ये, तो जनवरी में लगी है क्या. इस चीज को करने के लिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग बोल दो. डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है? 1 अप्रैल 1994. नहीं वो ठीक है. पे स्केल कब से दे रखा है? जैन 2016. अपने को पे स्केल वाली डेट देखनी है, वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग वहाँ से वैसे ले लेना. ठीक है, पे स्केल लिख देना ब्रैकेट में, तो याद रहेगा पे स्केल वाली डेट लेनी है. अच्छा, उसका पे स्केल है क्या?
5,000 डैश 100 6,000 और प्रीवियस ईयर क्या होगा 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। अब सबसे पहले अपने पे स्केल जनवरी 2016 से दिसंबर 2016, सही है। कितना रहेगा अमाउंट 5,000 से स्टार्ट है क्या नौकरी। चलो फिर दूसरा 2017 तो ये हुआ 5,100 फिर 2018 तो ये हो जाएगा 5,200 फिर 2019 ये हो जाएगा 5,300 और फिर 2020 ये हो जाएगा 5,400। ये आपका पे स्केल आ गया। अब आपको पे स्केल के अकॉर्डिंग लेना है, ठीक है ना। तो महीना कौन सा कहता है वो अप्रैल से लेना है। तो अप्रैल से लेके दिसंबर तक कितना टाइम होता है 9 महीने। इस बार 9 महीने होते हैं तो यहाँ इंटू लिखना है 9 और यहाँ जैसे इंटू 9 लिखा है यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। तो अब आपके यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिक सैलरी जो है वो आएगी 5,300 इंटू 9 प्लस 5,400 इंटू 3 तो 12 महीने की कितनी आ जाएगी 63,900। कोई दिक्कत तो है बच्चों। अब पे स्केल से बेसिक सैलरी कैलकुलेट करने के लिए तो आ गई है, हाथों पर करें एक बार। गुड। अब इसके बाद में अगला पार्ट यानी बेसिक सैलरी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रैल से लेना है इसमें, है ना, प्राइवेट नौकरी है। चलो पहली लाइन में लिखा था ये कोलकाता में प्राइवेट कंपनी में काम करती है अंबुजा में, तो पहली लाइन से क्लियर। पे स्केल जो है वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर वहाँ से दे रखा है तो वहाँ से लेंगे, अगर डेट ऑफ ज्वाइनिंग से नहीं है पे स्केल तो हमें पे स्केल की डेट देखनी है, वो है जनवरी 16 और जनवरी 16 से तो ईयर एंड कहाँ होगा दिसंबर में होगा। तो इस तरीके से ठीक है। अप्रैल से लेना है काउंटिंग तो अप्रैल से 9 महीने होते हैं। ये इसे यहाँ पे लिखो कितना आया 63,900। ये बेसिक सैलरी होगी। नंबर 2 वो आपके दे रखा है 20% ऑफ बेसिक सैलरी तो DA स्टार 63,900 इंटू 20% 12,780। नेक्स्ट थर्ड रिमाइंड मी लेटर फॉर आफ्टर सिस्टम रीस्टार्ट। तीसरा थर्ड एंटरटेनमेंट अलाउंस EA वो कितना है 500 इंटू 12 6,000। नंबर 4 हाँ ट्रेवलिंग अलाउंस कितना मिला इसको कितना तो लिखो ट्रेवलिंग अलाउंस अंदर लिखना 400 इंटू 12 4,800 लेस एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस अब यहाँ काम आएगा वो इसलिए दे रखा है। तो अब ये क्या हो गया कि मिले तो उससे थे 4,800 खर्च ज़्यादा किया है तो माइनस में आ गया। तो माइनस नहीं लिखा जाता यहाँ पे क्या लिख देंगे मिल। कोई दिक्कत बच्चों वो इसके रिलेवेंस में दे रखा है। ट्रैवलिंग अलाउंस के बाद में अगला क्या पॉइंट है आपके देखो तो एजुकेशन लेना है। तो एजुकेशन में 5th पॉइंट हो गया एजुकेशन अलाउंस कितना रुपए मिलता है रिसीव्ड। हाँ तो
300 इंटू 12 इंटू 3 नहीं होगा क्योंकि वो संयुक्त है, टोटल 300 रुपये, तो कितना हो जाएगा 3600। ये रिसीव्ड है, लेस एग्जम्प्ट, तो वो 100 रुपये इंटू 12 इंटू 2 2400, तो घटाने पर टैक्सेबल कितना आ जाएगा 100 रुपये प्रति माह प्रति बच्चों के लिए, अधिकतम 2 बच्चों के लिए, ये नियम है। इसी तरह से हॉस्टल भी सेम तरीके से सॉल्व हो जाएगा। हॉस्टल अलाउंस में क्या लिखता है, पहले उसको पढ़ लो एक बार, वो भी संयुक्त है क्या? है ना? तो हॉस्टल का नियम क्या है? 300 रुपये प्रति माह प्रति बच्चे के लिए, अधिकतम 2 बच्चों के लिए। क्लियर? यहाँ पे टेक्निकल चेंज है, वो ये है कि 3 बच्चों के लिए मिले हैं 300 रुपए, तो 1 बच्चे के लिए मिले 100 रुपए, तो 300 से तो कम ही है, 2 बच्चों का तो टैक्स फ्री हो जाएगा, पर तीसरे बच्चे का टैक्सेबल होगा, और तीसरे बच्चे का टैक्सेबल होगा तो 100 रुपए मिलते हैं, तो सीधा थर्ड बच्चे का लिखना पड़ेगा। ये तरीका यहाँ पे काम नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप ये तरीका यहाँ पे काम लेते हो तो 3600 में से आप कितना घटाओगे? नहीं होगा ना, तो 300 रुपए होता है एजुकेशन इसका अलाउंस का, और 2 बच्चों के लिए होता है और 12 महीने के लिए होता है, तो 300 इंटू 2 इंटू 12 करना कितना होता है? समझ आ गई बात? जबकि नियम एक्चुअली ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें प्रत्येक बच्चे को कम मिल रहा है, टैक्सेबल अमाउंट से कम मिल रहा है, तो इसलिए थर्ड चाइल्ड केवल टैक्सेबल होगा इस केस में। जैसे हमने उस दिन बताया भी था मैंने कि अगर 70 रुपये मिलते हो तो क्या होता है, एजुकेशन अलाउंस 70 रुपये मिलता है 100 की बजाय, तो थर्ड चाइल्ड फोर्थ चाइल्ड है ना, वो सीधा टैक्सेबल कर देना चाहिए। तो ये भी तरीका यहाँ पे लेना है। 6 पॉइंट हॉस्टल अलाउंस, ब्रैकेट में लिख दो थर्ड चाइल्ड, टैक्सेबल। और आप चाहते तो ऊपर वाले में भी ऐसा कर सकते थे, क्योंकि 100 रुपये था तो 2 बच्चे 100 रुपये वाले टैक्स फ्री हो जाते, केवल तीसरा बच्चा टैक्सेबल होता तो 1200 रुपये होते, तो सीधा भी कर सकते थे। तो यहाँ पे 100 इंटू 12 यानी 1200, ये भी टैक्सेबल है, कोई दिक्कत है? दोनों ही इसी तरीके से चलेंगे। ऊपर वाले में हमने लेस करके किया तो भी सही है, क्योंकि मिनिमम 100 तो मिल ही रहा है। अगर वहाँ पे भी 70 रुपये होता ना तो क्वेश्चन चेंज हो जाता, फिर थर्ड चाइल्ड टैक्सेबल करना पड़ता। तो अब आप इसको नियम के रूप में याद रख लो कि यदि हमारी टैक्स फ्री जो लिमिट है, जैसे एजुकेशन अलाउंस की 100 और हॉस्टल अलाउंस की 300, अगर इससे कम है प्रत्येक बच्चे के लिए तो केवल थर्ड चाइल्ड ही टैक्सेबल करना है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ यानी 2 से ऊपर जो चाइल्ड है वो डायरेक्ट टैक्सेबल कर दो, है ना? 2 हाँ वो नहीं लिखेंगे, 2 को सीधा थर्ड चाइल्ड टैक्सेबल करो, क्योंकि 2 की तो पहले से नियम से कम ही चल रही है, यही तो हम कह रहे हैं। तो इसमें जैसे किया है ना, इसमें प्रत्येक बच्चे को 100 रुपये मिलता है, जबकि फ्री 300 है, तो इसका मतलब लिमिट से कम है। लिमिट से कम हो तो सीधा थर्ड चाइल्ड टैक्सेबल कर दो, क्योंकि तीसरे बच्चे को तो कुछ भी मिला वो सारा टैक्सेबल है, क्योंकि हमारा नियम है अधिकतम 2 बच्चों के लिए। क्लियर? नेक्स्ट, ये टेक्निकल पॉइंट है, कई बार चलते में इसमें गलत कर जाता है। अगला पॉइंट हॉस्टल अलाउंस के बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है इसमें बच्चों? रिम्बर्समेंट कितने का है? 17,300 लिख दो, रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल 17,350। ये टैक्सेबल हो गया। उसके बाद में अगला कार, 8th पॉइंट कार। कार में नियम सुन लो एक बार। नियम ये है कि यदि कार कर्मचारी की हो तो जितना खर्चा हुआ है ना टोटल, उसमें से टेबल बी घटानी है। क्या नियम होता है? ये नीचे पॉइंट्स में लिखा हुआ है कि यदि कार जो है वो कर्मचारी की स्वयं की है तो ऐसी स्थिति में जितना खर्चा हुआ वो टोटल लिख लो, तो
तो टोटल खर्चा 80,000 हुआ है, उसमें से टेबल बी घटानी है, ठीक है। और टेबल बी क्या है? टेबल बी है कि यदि संपूर्ण खर्चा नियोक्ता उठाता है तो 1800 1.6 के लिए और 2400 1.6 से अधिक होने पे, तो यहाँ पे 1.6 से अधिक है ना, तो 2400 रुपये हो गया। ड्राइवर भी देता है तो 900, तो 2400 और 900 3300 रुपये। तो कैसे होगा? कार फैसिलिटी, खुद की कार होती है, इसलिए ही ऐसा होता है कि आप जो खर्चा एम्प्लॉयर का हुआ वो आगे लिख दो, उसमें से रूल टेबल घटा दो, तो वो आपके है 3300 इंटू 12, ये घटाना है, कितना होता है? कार कितने महीने है? 12 महीने पूरी है क्या कार? चेक करो। हाँ 12 महीने पूरी है, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट और पर दोनों में चलाई गई है। नहीं, दी कब थी उसे कार? देने की कार कब दी थी? एक 6 से उसके पास कार आई है, इसीलिए रोका है। यानी उसके पास अप्रैल और मई में कार नहीं थी, 1 जून से आई है, तो 10 से कम है। याद रहेगा? दोबारा से देख लो एक बार इस पॉइंट को। प्रश्न में लिखा है कि कार फैसिलिटी उसे पूरे साल नहीं थी, 1 जून को उसने लोन लेके कार ली थी, तो इसका मतलब अप्रैल और मई 2 महीने तो उसके पास कार थी नहीं, बाद में 10 महीने लगातार थी, तो इनटू 10 करना है, यानी मंथ कितना इंपॉर्टेंट हो गया वो डेट देखते समय। अच्छा, हर प्रश्न में ये चीज आएगी, आप लोगों को ये बात याद रखनी है। तो कितना हो गया? 47,000 रुपए, ये टैक्सेबल है। कोई दिक्कत नहीं? सारे पॉइंट चल रहे बराबर? यहां तक में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। अच्छा, कार का नया पॉइंट भी आपने सीख लिया आज। नया पॉइंट क्या है कि यदि कार कर्मचारी की हो तो जितना टोटल खर्चा है, ये रहा एक्सपेंसेस, उसमें से टेबल घटानी है। क्लियर? और अगर कार नियोक्ता की होती है तो टेबल की वैल्यू टैक्सेबल होती है। इतना ही अंतर है और कुछ नहीं, समझ में? और टेबल कैसे आई है उसका नियम वैसे ही चल रहा है। सारे खर्चे कौन दे रहा है? नियोक्ता दे रहा है, तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट चलेगा 1800 और 2400 वाला, और 900 रुपये ड्राइवर का हो जाएगा, तो वो 2400 में आपके कितने जोड़ दिए? 900, 3300 हो गया। कोई क्वेश्चन समझ में आता है? यहाँ तक ये नया पॉइंट था। एनी क्वेश्चन? सारे खर्चा सर कर्मचारी करे, सारा खर्चा कर्मचारी करे तो फिर तो सुविधा कहाँ होगी? सुविधा कहाँ होगी भाई? मैं अपनी कार चलाता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, घर पे आ जाता हूँ, उसका सारा खर्चा मैं ही उठाता हूँ, तो फैसिलिटी कहाँ होगी? फैसिलिटी का मतलब होता है कि आपके पैसे नहीं लगे और आपको वो सुविधा मिल जाए। तो इनकम टैक्स कहता है कि आपकी जो बचत हुई वो टैक्सेबल है। तुम जो घटना बता रहे हो उसमें उसकी कोई बचत हो रही है क्या? सारा खर्चा ही वही उठा रहा है, तो बचत नहीं है तो टैक्सेबल नहीं है। एक्सपेंडिचर इज नॉट टैक्सेबल, इनकम इज टैक्सेबल। क्लियर? और कोई प्रश्न? हो गया? आगे बढ़ो आप कहें तो। चलो, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। नेक्स्ट, नया पॉइंट आया ना, तुरंत क्वेश्चन आता है कि ये क्या है? ये है स्वयं की कार हो तो ये तरीका लागू होगा। सर इसमें तो ना लोन की डेट दी हुई है। लोन अभी आएगा नहीं, इस कार वाली में दी हुई है, जैसे उस दिन कार खरीदी लोन की डेट। हाँ। और अगर वो नहीं दी हुई तो कैसे निकलेगी? लोन की डेट नहीं दी हुई हो तो कैसे निकालेंगे? तो फिर तो 12 महीने लेना है सीधे। इसका मतलब पहले से ही है कार, कोई डेट नहीं दे रही, मतलब पूरे 12 महीने। इसीलिए तो पहले 12 लिख दिए थे, अपने 10 इसलिए किया, तुरंत ही करे कार देखो कब ली है। 2 महीने कार थी नहीं तो बस सुविधा 10 महीने। अच्छा, ये छोटे छोटे पॉइंट आप लोगों को वास्तव में याद रखने पड़ेंगे। एग्जाम में अपनी आदत है रूटीन में इंटू 12 कर दो सीधी, ऐसा चलेगा नहीं। तुरंत देखो एक बार, इंटू 12 करने से पहले ये नियम बना लो, इंटू 12 करने से पहले एक बार उस चीज को वापस देखना है हमेशा कि उसमें डेट में कोई पंगा तो नहीं डाला हुआ। ठीक है, आगे बढ़ो। 9 नंबर पॉइंट, कार फैसिलिटी के बाद में कंट्रीब्यूशन है ना, पहले लोन भी है कंट्रीब्यूशन भी है। पहले लोन ले लेते हैं,
कोई दिक्कत नहीं है। कार लोन, कार लोन में इसने वर्किंग नोट ले लो आप, इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 2 हो जाएगा क्या? 2, ताकि आराम से इसको समझ लेंगे। वर्किंग नोट 2 कार लोन। ठीक है, कार लोन में आपके इसने लोन कब लिया था? 1 जून 2019 में। ठीक है, सही बोल रहा हूं ना मैं? तो कितने का लोन था? 5 लाख का। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये तो 2019 है सारे। ओके, इसमें नवंबर तक तो लोन 5 लाख ही था हर महीने, क्योंकि कोई पैसा चुकाया ही नहीं था। दिसंबर में उसने 15 दिसंबर को देखो चुका दिया उसने, तारीख देखो 15 दिसंबर 15/12/2019 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब 31 दिसंबर को उसका लोन का बैलेंस कितना हो गया था? 4 लाख, क्योंकि हमें क्लोजिंग बैलेंस देखना होता है। तो दिसंबर, फिर उसके बाद में 1 जनवरी 2020 4 लाख। अब लोन कितना चलेगा? जनवरी, फरवरी 4 लाख और मार्च। अपने को साल भर ऐसे ही तो लेना होता है। मार्च 2020 से आगे तो जा ही नहीं सकते। क्लियर? अब इसकी टोटल लगा लो। सर मैं मंथ टू मंथ लिखा है मैंने आपको, ताकि आपकी कोई गलती नहीं हो, आप समझ जाए। सही है? इसकी टोटल क्यों? अलग अलग महीने का निकाल लो ब्याज। कितना है? देखो 5 लाख से शुरू करना है तो 56 30 लाख तो यहाँ हो गया, और 4 में जो है उससे हो गया 4 महीने का, ये 4 16 46 तो टोटल कितना हो गया? 46 लाख। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं चलेगा ना, ऐसे एग्जाम में तुम 0 आ जाएगा, समझ लो बात। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन में जबकि आपके सामने लिखा पड़ा, गलती नहीं करना। समझ में आया ये कैसे है? अब इंटरेस्ट निकालना है। देखो इंटरेस्ट है 46 लाख इंटू 1/12 करना है, ये नियम का पार्ट है। क्योंकि जब आप सारे अमाउंट जोड़ देते हो ना, तो 1/12 करना जरूरी हो जाता है। इंटू कितना परसेंट ब्याज था? 9.80 माइनस 3%, ये उसने ले लिया था। 9.80 भी परसेंटेज में है, 3 भी परसेंटेज में। अब आप सॉल्व करें इसे। 26 0 67, ये कैलकुलेटर उठाऊं क्या? ये लो, ये रहा। आपको क्या करना है? 46 लाख, कैलकुलेटर नहीं आता वो सारे देख लो बोर्ड पे, इंटू 1/12 है तो सीधा 12 कर दो, तो ये आ गया। इंटू इसका कितना परसेंट? 9.8 में से 3 घटा दो तो 6.8 हो गया, तो 6.8% बराबर, ये लो कैलकुलेटर आ गया ना 26,067। कैलकुलेटर यूज करना तो सीखो यार, ऐसे नहीं बराबर हो गया। 26,067 की किसका आ गया फैसिलिटी में? कार लोन। डेट का कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है? कार लोन कितना है? 26,067। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस ये भी नया, अभी हमने रूल्स में पढ़ा था ना, हमने रूल्स में पढ़ा था कि उस महीने की 31 तारीख को लोन का बैलेंस क्या है वो देखो। तो उसने 15 दिसंबर को चुकाया, तो 31 दिसंबर को बैलेंस 1 लाख कम हुआ है। तो ये गणित भी ध्यान रखनी है, ये भी रूल्स में हमारे आया हुआ है।
लोन कैलकुलेट करते समय लोन कितना है जिस पे हमें लगाना है ब्याज, वो उस महीने के क्लोजिंग बैलेंस पे चेक होगा। उसने 1 लाख रुपए चुका दिए थे कब? 15 दिसंबर को। तो अपने को आधा आधा महीना नहीं करना है। 31 दिसंबर को क्या बैलेंस था उस पे चलेंगे। तो 31 दिसंबर को 1 लाख कम हो गया तो 4 लाख हो गया। फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 4 महीने 4 लाख रहा, और उससे पहले के महीने में, ठीक है, 5 लाख रहा। और जितने महीने थे तो महीने 10 थे तो 6 ऊपर आ गए और 4 नीचे आ गए। आप चाहे तो इतना बड़ा वर्किंग नोट नहीं बना के, अगर आपको एग्जाम में याद रह जाता है, ऐसे होता है, तो सीधा भी कर सकते हैं। टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मुझे तो करना पड़ता है क्योंकि सवाल समझाना है, वरना आप ही पूछ रहे ऐसे कैसे हुआ, तो इसलिए मंथ टू मंथ लिख दिया है। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन तो कंट्रीब्यूशन आपके कितना है? बेसिक सैलरी और डीए का 0.5% टैक्सेबल करना है ना। कंट्रीब्यूशन में आप लिखे 0.5% ऑफ बेसिक सैलरी कितनी है बच्चों? 63,900 प्लस डीए कितना है? 12,780। कैलकुलेट करो कितना होता है? 383 कर दो बस। 0.5% ऑफ, तो पहले दोनों जोड़ो और उसका 0.5% निकाल लो। हो गया? फिर कैलकुलेटर ले क्या या हो गया? नहीं होएगा, दिक्कत है बीकॉम सेकेंड ईयर में आने के बाद। 11 पॉइंट इंटरेस्ट फ्रॉम आरपीएफ। ये अभी आरपीएफ था, ये कंट्रीब्यूशन आरपीएफ था, ये इंटरेस्ट आरपीएफ है। तो इंटरेस्ट कितना जमा होता है? 9,000। कितने पे? 60,000 पे। क्लियर? तो ये कितना परसेंटेज आया? तो 9,000 बटे 60,000 कितना आता है? इंटू 100 करो, 15% आता है ना। हमारा नियम कितना है? 9.5%। यही तो हुआ। तो 9.5% होता है, तो कितना ज्यादा है? 5.5। तो अब आपको क्या करना है? 15%। तो ये आ गया कि आज की डेट में 15% ब्याज जमा होता है। हमें कितना लेना है? अब इसको करने के कई तरीके हैं। 15% निकाल लिया ना। अब आप लिखो यहाँ पे इंटरेस्ट इक्वल टू, नीचे लिख दो, जगह है, इंटरेस्ट इक्वल टू 9,000 जमा हुआ लेस 9.5% ऑफ 60,000। एग्जम्प्टेड कितना होगा? 9.5% तक एग्जम्प्टेड है। किसका? 60,000 तक। तो 60,000 का 9.5% निकालो। 5,700 घटाओ कितना आता है? 3300। ये आ जाएगा। आप अगर चाहें कि सर हम 15% से निकालना चाहें तो भी हो जाएगा। और करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये जानकारी के लिए लिख रहा हूँ आपके। उसमें क्या होगा? उसमें होगा 60,000 इंटू 15% माइनस 9.5%। अब जो आएगा निकालो, कितना आता है? सेम आएगा? सेम बोलो ना, सेम ही आएगा। तो ये एक तरीका और है, आप चाहे तो इसको भी उपयोग में ले सकते हैं। अब कौन सा पॉइंट बचा प्यारे बच्चों? अब अपने बच गया हाउस फैसिलिटी, है ना। तो हाउस फैसिलिटी हम कल करेंगे, टू बी कंटिन्यू रहेगा। हाउस फैसिलिटी यहाँ पे मैं पॉइंट लिख देता हूँ। पॉइंट नंबर 12 हाउस। वर्किंग नोट्स 3rd बनेगा इसका। ये अपने टू बी कंटिन्यू में कल देखेंगे।